एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज है मैथ्स की पैडागॉजी की क्लास, जो कि आपको पता है 15 नंबर का पूछता है और जिसका मैथ बहुत अच्छा होता है वो आराम से न्यूमेरिकल में तो 15 गेन कर सकते हैं। बट जिसका मैथ उतना अच्छा नहीं है न्यूमेरिकल वाला पोर्शन, तो उसको तो मैथ की पैडागॉजी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि ये आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बना देता है। जिसने अगर मैथ्स की पैडागॉजी में 15 में से 15 उसके सही हो गए तो आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। और सुबह में भी मैंने हिंदी की क्लास ली थी एंड दोपहर में इंग्लिश की क्लास ली थी। कल वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, कल मैंने लिया हुआ था, तो प्लीज़ कल की पुरानी वीडियोस भी आप देखा कीजिए। जो लोग भी टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, आपको जब भी समय मिले, बट आप प्रीवियस जो भी वीडियोस हैं वो जरूर देखा कीजिए। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, इसमें आपका ही बेनिफिट होगा, आपको सीटेट को क्लियर करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए, जो लोग नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ से आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कैसे आपको एग्जाम को क्लियर करना है, आगे की भी। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो देख सकते हैं वहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में न्यून उपलब्धि का मतलब होता है अंडर अचीवमेंट के प्रति योगदान देने वाला कारक नहीं हो सकता है। इन चारों में से जो लोग अंडर अचीवमेंट होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि मैथ में उतना नहीं अचीव कर पाते, अंडर अचीवमेंट होते हैं। तो इन चारों में से बताना है कि कौन सा ऐसा जो है ऑप्शन वो अंडर अचीवमेंट के प्रति, मतलब उसके प्रति योगदान देने वाला कारक कभी नहीं हो सकता है, कि जिसमें जो है उसकी वजह से बच्चा मैथ ना सीख पाए, वो आपको बताना है। इसमें से कौन सा नहीं होगा। देखिए, अंडर अचीवमेंट की बात हो रही है। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अगर ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। शिक्षार्थी के बारे में शिक्षक की धारणाएं, ये भी सही है। और हमसे नहीं वाला पूछा है। निर्देशीय भाषा, मतलब जो आप मैथ को इंस्ट्रक्शन देते हो ना, किस तरह से समझा रहे हो, उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज, जिसे हम बोलते हैं। क्योंकि मैथ की भी अपनी एक, आप ऐसा नहीं कि बिना भाषा के आप मैथ्स को सिखा दोगे, उसमें भी होती है। 4 है लैंगिक भेदभाव, जेंडर डिफरेंस। ये जो है नहीं हो सकता है कि जेंडर डिफरेंस का मतलब कि लड़कियां मैथ नहीं सीख सकती हैं, लड़के मैथ सीख सकते हैं। तो ये जो है अंडर अचीवमेंट के प्रति योगदान देने वाला कारक नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। और हमसे नहीं वाला पूछा है तो इसलिए इसका सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना लॉजिक वाला क्वेश्चन था ये, और इसका यही सही आंसर है। सीटेट ने भी यही आंसर जो है सही माना था। जो भी मैं आपको आंसर बताती हूँ उसको कई बार वेरीफाई करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से सब कुछ बता दूँ, पता तो होता है, बट फिर भी आप सभी का एक क्वेश्चन भी गलत ना हो, इसलिए आंसर की से भी कई बार वेरीफाई करने के बाद ही बताती हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 47। अब ये देखिए, इसमें लिखा है कि एनसीईआरटी के अनुसार क्लास 3 के विद्यार्थियों के लिए इन निम्न में से कौन सा अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है। मतलब आप जो है इन चारों में से, ये चार जो हैं, इसमें से कौन सा जो है क्लास 3 के बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि बच्चा जो है ये भी सॉल्व करके दिखाए। तो नहीं वाला पूछा है। अब आप खुद सोचो ना, क्लास 3 के बच्चे को आपको गणित सिखानी है, तो आप उसको क्या ये बोलोगे सिद्ध करने वाली चीज़ें तो 6 to 8 के 6 के बाद ही आती है ना। तो 1 से 5 में कहाँ हम कुछ बच्चों को ये फ्रैक्शन, ये चीज़ें पढ़ाते ही नहीं है कि प्रूफ करके दिखाओ। तो नहीं वाला पूछा है तो यहीं पर ये सही हो गया। बाकी के जो चीज़ें हैं तीनों कि आप क्रम में लगाइए, जैसे ए डी जी, तो ये बच्चा आराम से कर लेगा। उसको पता चलेगा ना कि ए के बाद यहाँ पे बी भी होना चाहिए था, सी 2 गायब है। फिर आप बताओगे डी के बाद यहाँ पर ई एफ 2 गायब है, फिर वो यहाँ पर 2 गायब करके आगे का लिख देगा। तो ये अक्षर को पहचान ले, मतलब आप इसे बच्चों को समझाओगे ऑर्डर में कैसे लगाना है। तीसरा देखिए कि एक बस में 40 बच्चे बैठ सकते हैं, तो 3 बसों में कितने बच्चे बैठ सकते हैं। यहाँ से आप बच्चों को मल्टीप्लिकेशन सिखा दोगे। दर्शाइए कि 2 × 3 3 × 2 के समान है। ये भी बहुत सिंपल होता है, बट हाँ, हम ये प्रूफ करने वाली चीज़ें जो हैं क्लास 3 में नहीं करते हैं। और देखिए हमसे क्या पूछा था, नहीं वाला। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। मैथ्स की पेडागॉजी बहुत ईजी होती है, बस आपको एज अ टीचर होके समझना है कि बच्चे को आप कैसे पढ़ाओगे। अब ये देखिए 48, विभाजन पर परिचयात्मक कक्षा में उपयोग करने के लिए किसी शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है। अब बहुत से लोग सोचेंगे ये परिचयात्मक कक्षा, तो चलो आपको एक बार इसका इंग्लिश दिखा देती हूँ। ये देखिए, आपको बताना है कि सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी क्या होगी फॉर अ टीचर के लिए टू यूज इन एन इंट्रोडक्टरी क्लास ऑन डिवीजन। आप डिवीजन वगैरह पढ़ाने जाते हो तो आप पहले क्या करते हो, थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन दे देते हो। तो वही चीज़ पूछ रहा है कि सबसे बेस्ट आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी डिवीजन को लेकर, कि आप उसको इंट्रोडक्शन जो है कैसे करेंगे। बस देखिए, आपने इंग्लिश में देख लिया, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा है 48, डिवीजन का इंट्रोडक्शन कराना है। तो आप क्या बोलोगे कि 10 को 2 से विभाजित करने का क्या अर्थ है, आप ऐसे करोगे इंट्रोडक्टरी। या फिर दूसरा,
यदि मैं 100 पुस्तकों को 3 लोगों में बांटने की कोशिश करूं तो मेरे पास कितनी पुस्तकें रह जाएंगी। या फिर 3 देखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को पूरा करने में 10 दिन लगाता है तो एक दिन में कितना कार्य पूरा होगा। या 4 देखिए, आपकी माँ के पास 9 पेंसिल है, वह आपको, आपके भाई और आपकी बहन को बराबर बराबर पेंसिलें देना चाहती है, तो आपको कितनी पेंसिलें मिलेगी। अगर आपने यहाँ पर थोड़ा सा भी नोटिस किया हो तो देखिए आप क्या कर रहे हो, एक 1 to 5 की क्लास में जो है, सपोज दैट आप 4 या 5 में हो और आप वहाँ पर केवल और केवल विभाजन का परिचय करवा रहे हो, इंट्रोडक्शन करवा रहे हो उसको उपयोग करने के लिए। आप सबसे ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी क्या होती है, मैंने हमेशा बताया कि बच्चों के दैनिक जीवन का जितना ज़्यादा आप यूज करेंगे बच्चा उतना ही ज़्यादा सीखेगा अच्छे से। क्या इन तीनों ऑप्शंस में कहीं भी कोई दैनिक जीवन का यूज आया है? इन तीनों में जिस रिलेट करके जिससे बच्चा सीख पाए, नहीं आया है। सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है कि अगर आप बच्चों को उनके घर का एग्जाम्पल दो कि आपकी माँ के पास 9 पेंसिल है, वह आपको, आपके भाई और आपकी बहन को बराबर बराबर पेंसिलें देना चाहती हैं, तो आपको कितने पेंसिलें मिल पाएगी। ये इसमें बच्चा जो क्या करेगा, आराम से समझ लेगा। और यही सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है किसी भी टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करने का। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्यों हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 48 का क्या होगा, ये तीनों नहीं होंगे। देखिए ये होगा ऑप्शन नंबर 4। अब चलिए हम 49 पे चलते हैं। ये देखिए 49, विद्यालयी स्तर पर गणित में शिक्षार्थी की विफलता का एक मुख्य कारण है कि हमारी आकलन प्रक्रिया। मैंने हमेशा आपको बताया है, इसके बारे में कई बार एक्सप्लेनेशन दिया है, तो एक बार आप इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। विफलता आपको पता ही होगा क्या बोलते हैं। One of the major reasons for students' failure in mathematics at school level is that our assessment process। एक बच्चा जो है फेल हो जा रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है स्कूल लेवल पर? आपका असेसमेंट प्रोसेस कैसा है, यही चीज़ पूछ रहा है। तो देखिए इसका अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि हिंदी में बता देती हूँ। पहला देखिए, रचनात्मक आकलन को योगात्मक आकलन से अधिक महत्व देती है। अच्छा ऐसा होगा, अगर बच्चा जो है फेल हो जा रहा है शिक्षार्थी की, तो हमारी आकलन प्रक्रिया कैसी है कि हम रचनात्मक आकलन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो सही लिखा है ना, क्योंकि रचनात्मक आकलन ज़्यादा अच्छा होता है योगात्मक आकलन से। दूसरा देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करती है। या फिर तीसरा देखिए, बच्चे के चिंतन के गणितीकरण एवं क्षमताओं की तुलना में कार्यविधिक ज्ञान एवं तथ्यों पर बल देती है। और यही सबसे बेस्ट है। अगर कोई भी बच्चा जो है बार बार मैथमेटिक्स में फेल हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप उसको फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा सिखा रहे हो, एक्टिविटी करा के नहीं सिखा रहे हो। कि आपको बच्चे के थॉट प्रोसेस में जो गणितीकरण है या फिर उसकी क्षमताएं की जो तुलना है, उसमें आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा उससे लिखवाने वाला काम करवा रहे हो। आप उसको एक ही चीज़ बार बार लिख के दे रहे हो। तथ्यों पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि तुम टेबल याद करो बस। आप ये नहीं सिखा रहे हो कि तुम टेबल को कैसे कैसे याद कर सकते हो, कैसे कैसे जोड़ कर सकते हो। तो यही सबसे बड़ा रीज़न होता है। और कई बार ऐसे स्कूल में आपने देखा होगा, यहाँ पर देखिए थर्ड, एम्फसाइजेज ऑन टेस्टिंग प्रोसीजरल नॉलेज एंड फैक्ट्स देन मैथमेटिक्स ऑफ थिंकिंग एंड एबिलिटीज ऑफ अ चाइल्ड। थिंकिंग इन सब के कंपेयर में आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा टेस्ट पे फोकस कर रहे हो, फैक्चुअल चीज़ें फैक्ट पे कर रहे हो, इसलिए ये हो जाएगा 3। यही इसका राइट है। बाकी के ये जो तीनों हैं ये तो सही है, ये भी सही था। मैंने अभी आपको बताया कि व्यक्तिनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करना तो सही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के कंपेयर में, और पुनः स्मरण पर आधारित प्रश्नों की तुलना में आप क्या करा रहे हो, बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे हो। तो ये भी सही है। बस ये गलत है और गलत वाला पूछा था। 50 का क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 50, श्री राजू अपनी कक्षा 3 के छात्रों में, और जिसको ना दिखे तो प्लीज़ अगर आपके पास आपके घर में वाईफाई वगैरह हो तो 360/480 पे आप करके देख सकते हैं, अगर आप लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ते हैं। अदरवाइज़ ये थोड़ा सा इसलिए आपको ये प्रिंट ऐसे दिख रहा होगा क्योंकि टाइपिंग नहीं किया हुआ है इस वजह से। और अभी समय इतना कम है, आपका पेपर भी इतना है और हर दिन 4-4 5-5 क्लासेस लेनी होती हैं, इसलिए अभी इतना सब कुछ तुरंत तो हो नहीं सकता है, क्योंकि सब कुछ मुझे अकेले ही करना है। कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ मेरा टीम या कोई सपोर्ट करने के लिए भी नहीं है। सब कुछ जो भी क्लास मैं लेती हूँ वो अकेले ही करती हूँ। सो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा। आप 360/480 पे ज़रूर देखिएगा अगर आपको ना दिखे तो। देखिए ये है 50 नंबर का क्वेश्चन।
इसमें यह है कि श्री राजू अपने कक्षा 3 के छात्रों में संख्यात्मक समझ, अंडरस्टैंडिंग, नंबर के बारे में सिखाना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो एक्टिविटी है वो सबसे अच्छा होगा। आप टीचर हो, ठीक है, आप केवीएस में सेलेक्ट हो गए हैं एंड आप टीचर बन गए क्लास 3 के। उसमें आप जो मैथ के आप क्लासरूम में गए तो वहाँ पर आपको बच्चों को नंबर्स वगैरह के बारे में कि 1 2 3 होता है, ये सारी चीज़ें आप उनको सिखाना चाहते हो, समझाना चाहते हो। तो सबसे बेस्ट क्या करोगे, वही चीज़ है इसमें। तो सबसे बेस्ट में आपको मैंने टैग वर्ड्स भी बताए हैं, उनको हमेशा फॉलो करना। देखिए, कंचों से भरी एक बरनी लेकर, बरनी में जो कंचे नहीं भरे होते हैं वैसा लेकर छात्रों से अनुमान लगाने को कहें कि उसमें कितने कंचे हैं, कि बताओ कि इसमें कितने कंचे हैं, 50 है, 30 है, ऐसे बच्चे अपने मन आपको बताएंगे। दूसरा देखो, छात्रों से एक एक सीढ़ी गिनते हुए चढ़ने को कहो कि एक एक सीढ़ी तुम गिन कर आओ और बताओ कितनी सीढ़ियां हैं। विद्यालय में कक्षाओं की संख्या के आधार पर छात्रों से पूरे विद्यालय में छात्रों की संख्या का अनुमान लगाने को कहें। या फिर 4 देखिए, छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक देकर, जो बिल्डिंग्स में ब्लॉक्स नहीं बने होते हैं ऐसे, उनको देकर बताओ कि सैकड़ा, दहाई और इकाई के रूप में एक एक संख्या बनाने को कहें। अच्छा, आप खुद सोचिए, ये जो 50 नंबर का क्वेश्चन है कि इसमें ये है कि कक्षा, एक तो वो क्लास 3 के बच्चे हैं और वो 1 2 3 में 1 2 में तो वो समझ ही जाते हैं। उनको आपको संख्यात्मक समझ ही केवल विकसित करना चाहते हैं कि उनको संख्याओं का समझ हो जाए, कितने संख्याएं होती हैं। अगर मैं आपको एक बार इंग्लिश में भी दिखाना चाहूँ, ये देख लीजिए, नंबर सेंस आप करवाना चाहते हो। मिस्टर राजू वांटेड टू बिल्ड नंबर सेंस। नंबर सेंस का मतलब क्या होता है क्लास 3 में, कि नंबर सेंस का मतलब ये होता है कि आप जो है अनुमान भी लगा सकें, वही चीज़ होता है। सेंस का मतलब ही होता है, इंग्लिश में तो क्लियर हो चुका है, इंग्लिश में लिखा है नंबर सेंस। इसका मतलब ही होता है कि आप बच्चों से ये एक आइडिया लगवा सके, कि बच्चा बता सके उसके सामने ही कि आखिर में इसमें कितने जो हैं कंचे हैं। और बहुत से बच्चे बताएंगे कि इसमें अप्रॉक्सीमेटली 50 हो सकता है, 30 हो सकता है। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चों के दिमाग में बच्चा जो है संख्यात्मक समझ को अच्छे से विकसित कर पाएगा। और ये सबसे बेस्ट एक्टिविटी होती है। अगर आपको भी कभी भी अनुमान लगवाना हो तो यही करना, एक्टिविटी के माध्यम से इसमें कंचे भर दो और उसके बाद बच्चों से बोलो कि आप सब क्या करो, सेंस अपना यूज करो, संख्यात्मक समझ बताओ कि कितने इसमें कंचे हैं। और एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बताएगा, तो इससे क्या होगा कि बच्चों को नंबर्स के बारे में बहुत पता चल जाएगा। क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल आंसर्स आएंगे। और ये सीढ़ी वाले में आप बताओ, एक स्कूल है तो उसमें एक बच्चा भी 10 ही बताएगा, सीढ़ी तो उतनी ही रहेंगी ना, इसमें सीढ़ियाँ तो 20 या 30 हो नहीं जाएंगी, आप खुद सोचिए। या फिर यहाँ पर भी आप बोल रहे हो कि सारे घूम घूम कर लगवाओ, तो ये सारी चीज़ें सही नहीं है। और बिल्डिंग्स ब्लॉक देकर भी ये नहीं, सबसे बेस्ट यही है कि इसमें हर बच्चा अपना आंसर देगा, एक अनुमान लगाएगा। समझ गए होंगे आप। अब ये चलिए 51, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सर्वाधिक उपयुक्त तरह से दिखाता है कि आपके छात्रों ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल विकसित कर लिया है। अज्ञात राशि मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट हो, जो आपके सामने ना हो, जो बच्चे के सामने ना हो, फिर भी वो उसका अनुमान लगा सके। तो इसमें से सबसे बेस्ट वाला ऑप्शन आपको बताना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे क्वेश्चंस। चलो एक बार इंग्लिश में भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, अननोन क्वांटिटीज़, बच्चे के अंदर ये स्किल्स आ जाए कि बच्चा जो है अननोन क्वांटिटीज़ के बारे में जो है आइडिया लगा पाए, वो उसके बारे में भी क्या कर सके, डेवलप हो जाए उसके अंदर ये स्किल, जिसके बारे में उसे अननोन क्वांटिटीज़ मतलब जो उसे ना पता हो या उसके सामने ना हो, यही होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला देखो, मनोगत 2 संख्याओं को जोड़े और सन्निकट उत्तर दें। ये जो सन्निकट मतलब होता है ना, एकदम निकट वाला उत्तर दें, ये हमेशा ही गलत होगा। इसमें कोई वो बच्चा कौन सा इसमें अज्ञात राशियों के बारे में अनुमान लगा सकता है, ये तो उसके सामने ही है, तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरा देखो, इंच टेप का उपयोग करते हुए एक मेज की लंबाई नापो, वो तो नाप देगा आराम से। इसमें भी उसकी अननोन जो क्वांटिटीज़ के बारे में है अनुमान वो नहीं लगा सकता, ये डेवलप नहीं होगा। तीसरा देखो, पृथ्वी और सूर्य के बीच सन्निकट दूरी, ये वही हो गया, पृथ्वी और सूर्य के बीच में सन्निकट दूरी का अनुमान लगाए, ये भी नहीं है। 4 देखिए, आपकी कॉलोनी के बच्चों की लगभग संख्या बताइए, और ये सबसे बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है उसने कभी गिना तो होगा नहीं ना, आपने उससे अचानक में पूछा है, तो वो क्या करेगा, ऐसे एक आइडिया लगाएगा, हाइपोथेटिकल रीजनिंग लगाएगा, वो दिमाग में परिकल्पना करेगा, सोचेगा कि हाँ मेरे, क्योंकि इतना तो आइडिया रहता है कि एक कॉलोनी में कितने हो सकते हैं, तो वो अप्रॉक्सीमेट आंसर देगा कि येस 50 हैं, 20 हैं, 30 हैं। ये सबसे बेस्ट होता है। इससे आप जो है बच्चों के अंदर अननोन क्वांटिटीज़ को है डेवलप कर सकते हो। तो जब भी टीचर बनना तो ये सारी चीज़ें ज़रूर करना। इससे एक क्या होता है, डेवलप बच्चों के अंदर अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का जो कौशल है वो बहुत अच्छे से विकसित होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट।
अगर आपको सच में सेशन पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि यस, आप सभी के लिए और भी अच्छे से मेहनत करूँ कि आपका सीटेड जो है वो क्लियर हो जाए। अब ये देखिए 52, निम्न में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है, मैथमेटिक्स प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो चलिए, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा हिंदी इसका, इंग्लिश में भी आप समझ गए होंगे। पहला देखिए, ये है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन जो है इंग्लिश में भी होता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में स्तमीकरण। दूसरा है रटकर याद करना, रटकर याद करना। अब आप समझ गए होंगे, यहीं पर आपको शायद नीचे भी जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको कभी भी जो है कंठस्थ करना, रोट लर्निंग, रटना, इस पर बल नहीं देना है। तो फिर इसमें तो आपको ज़्यादा दिक्कत ही नहीं होगी। बाकी के दृश्यीकरण, विजुलाइजेशन करना, आप विजुलाइजेशन कर रहे हो जो कि वैन हीले ने बताया है, कंपेयर कर रहे हो नंबर्स के वगैरह में, ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो कि जो भी चीज़ आप प्रोसेस, जो क्वेश्चंस लगा रहे हो उसमें कौन कौन से आंसर्स निकल सकते हैं। तो ये तो सारी पॉजिटिव हैं। बस ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, पहले ही आंसर दे दिया है। अब चलते हैं 53 पे। अब ये देखिए 53, श्री जावेद गुणजों की अवधारणा, कोई श्री जावेद हैं, टीचर होंगे, गुणज मतलब मल्टीप्लिकेशन, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो कक्षा में आरंभ कर रहे हैं। उन्होंने 3 शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाई है। अच्छा, एक चीज़ और होता है कि सीटेट के क्वेश्चंस इतने अच्छे होते हैं ना पेडागोजी, कि अगर केवीएस में इंटरव्यू वगैरह हो, आपको एक समझ विकसित कर देता है कि आपको एक छोटे से बच्चे को कैसे पढ़ाना है। तो इसलिए एग्ज़ाम बहुत बेस्ट होता है। अदरवाइज़ यूपी टेट वगैरह में आपने देखा होगा कि बस रटना ही है, वहाँ पे आपको कुछ समझना नहीं है, रटते रहो बस, जो जितना रट सकता है उसके नंबर अच्छे आ जाते हैं वहाँ पे। अब ये है 53। तो इसमें देखिए, आप टीचर हो केवीएस के, ठीक है, सेलेक्ट तो हो ही जाओगे, मुझे पता है आप सब सेलेक्ट हो जाओगे। तो उसमें आप ना मल्टीप्लिकेशन की कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो, तो क्या क्या चीज़ें आप करोगे, यही सिंपल सी चीज़ पूछा है इसमें। तो चलो देखते हैं। पहला लिखा है कि श्यामपट्ट पर 2 के गुणज लिखेंगे और उन्हें वास्तविक जीवन के उदाहरण से दीजिए। मैंने हमेशा बोला, ये जो वास्तविक जीवन जो वर्ड है ना, ये पॉजिटिव वर्ड है और ये सही होता है, तो ये तो एकदम सही होगा। दूसरा देखिए, स्पष्ट करें कि किसी संख्या या फिर अंक की संप्लाव गिनती, मतलब जो स्किप काउंटिंग से नहीं हम गुणज बना लेते हैं, स्किप का मतलब एक नंबर छोड़ के स्किप काउंटिंग से गुणज बनते हैं। तीसरा देखो, 2 रुपए के अनेक सिक्के लें और 1 सिक्के, 2 सिक्के, 3 सिक्के आदि के ढेर बनाएं। तो इसमें आप बताइए क्या हो सकता है। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आपको इसको किस में बताना है, क्रम में बताना है। 3 शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाई है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्रम में लिखा है ना। अवधारणा को अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए इन गतिविधियों को सर्वाधिक उपयुक्त क्रम में, सबसे अच्छा उपयुक्त क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। सही तो तीनों है, बट सबसे अच्छा क्रम कौन सा है, वही चीज़ बताना है। तो एक बार अगर आप ऑप्शंस पे देखें तो देखिए, हर जगह यहाँ पर 1 है पहले, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है। तो अब सबसे बेस्ट इसमें से कौन सा होगा वो देखते हैं, उसके बाद से एलिमिनेट कर देंगे। अब आप देखिए, आप अगर क्लास में जा रहे हो तो आप तुरंत जो है ब्लैक बोर्ड पे 2 के गुणज तो लिख नहीं दोगे, क्योंकि हम तुरंत ये सारी चीज़ें नहीं करते ना। थोड़ा सा इसके पहले थोड़ा सा बच्चों को इंटरेक्ट करते हैं, बच्चा इंटरेस्ट ले, उसके लिए आपको कुछ बहुत अच्छी एक्टिविटी करनी होगी। तुरंत आप श्यामपट्ट पर नहीं लिखोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे कि 2 रुपए आपके पास होंगे, वो क्या होता है, एक कॉन्क्रीट मटीरियल होता है, इसमें ऑडियो विजुअल एड्स आप यूज करते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब कि बच्चों को कोई चीज़ उनके सामने दिखा कर आप करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से समझता है। तो 2 रुपए के आपने बहुत सारे सिक्के ले लिए और 1 सिक्का ऐसे किया, 2 सिक्का और 3 सिक्के आदि के ढेर बनाए। इससे भी बहुत आराम से आप जो है मल्टीप्लिकेशन सिखा सकते हैं। आपने सारे ढेर बना दिए। ढेर बनाने के बाद से क्या किया आपने, तो ये वाला ऑप्शन 3 सही है। तो चलो पहले ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करते हैं। देखिए, ये गया और ये भी गया। देखो, इससे ना ऐसा ही करना आप, क्योंकि ऑप्शन से खेलना बहुत ज़रूरी होता है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप समझ सको। तो देखो, ये 3-3 बचा है। अब पहले दूसरे में से कौन सा पहले आएगा वो देखना है। तो चलो देखते हैं। अब देखिए, आपने ये कर दिया, उसके बाद से आपको क्या करना चाहिए, आपको बच्चों को स्पष्ट करना चाहिए कि कोई भी नंबर है, ठीक है, उसकी स्किप काउंटिंग, जो स्किप काउंटिंग होती है कि 2 1 जा 2, फिर उसके बाद से आप स्किप में क्या कर सकते हो, एक स्किप करके आप दूसरा बता सकते हो, 2 3 जा 6। तो स्किप काउंटिंग से इससे क्या बनते हैं, गुणज बनते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं। आप ये करोगे, उसके बाद से आप लास्ट में जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखकर जो भी चीज़ आपको सिखानी है उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझा दोगे। तो ये ब्लैक बोर्ड पे ना जो चीज़ें लिखनी होती वो इसलिए भी लास्ट में होती है, क्योंकि बच्चे को आप डायरेक्ट ब्लैक बोर्ड पे लिख कर ना सिखाइए। तो तीसरा, दूसरा, पहला, यही इसमें सही है। ये पहले होगा, ये दूसरे नंबर पे होगा और ये तीसरे नंबर पे होगा। इतना आप ध्यान रखिएगा।
इसमें भी देख लीजिए वही क्रम है, इसमें भी मल्टीपल्स ही आपको समझाना था बस कि कैसे मल्टीपल्स बनते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा है टेक अ लॉट ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स एंड मेक स्टैक्स ऑफ 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन। उसके बाद से क्या करना है, एक्सप्लेन दैट मल्टीपल्स आर फाउंड बाय स्किप काउंटिंग ऑफ अ नंबर। स्किप काउंटिंग का मतलब स्किप करना होता है जिसमें, तो आप समझ गए होंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो इसका सही क्रम भी मैंने आपको बता दिया है, तो इसका ये होगा ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए 54 नंबर का क्वेश्चन है ये, और इसमें क्या लिखा है कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब एरिया होता है, उसका कॉन्सेप्ट को पढ़ाना है आपको, ठीक है। तो आप कौन सी प्रारंभिक गतिविधि करोगे, क्योंकि कोई भी चीज़ हमको पढ़ाकर डायरेक्ट सैमपोर्ट ब्लैक बोर्ड पे तो हमको लिखना नहीं, एक्टिविटी करानी है। तो चलिए देखते हैं। छात्रों से द्विमीय आकार मतलब 2D शेप्स को अध्यारोपित करने, सुप्रीमोज बोलते हैं जिसे, और मापों की तुलना करने के लिए कहना। दूसरा, छात्रों से विभिन्न आकारों का परिमाप, विभिन्न आकार का क्यों, आपको एरिया का पढ़ाना है, तो सबसे बेस्ट होता है 2D शेप्स को एग्जाम्पल के तौर पे समझाना, तो ये नहीं होगा। तीसरा देखो, छात्रों को द्विमीय आकार को छोटे समान टुकड़ों में विभाजित करने के लिए कहना। नहीं, अभी तो आपको पढ़ाना है, तो पहले ही बच्चा थोड़ी ना विभाजित कर सकता है, ये तो थोड़ा सा उसके आगे का प्रोसीजर हो जाएगा। 4 देखिए कि बच्चों को आप कहो कि जो 2D शेप्स हैं उसके आकार में जो उनका शेप साइब जो भी होगा उसके इकाई वर्गों की संख्या गिनने के लिए कहना। इतनी तो उसकी थिंकिंग भी अभी डेवलप नहीं हुई होगी। सबसे बेस्ट क्या है कि आप बच्चों को कहो कि जो 2D शेप्स हैं उनके आकार को क्या करो, अध्यारोपित करो, क्योंकि ये इतना कर सकते हैं। अध्यारोपित का मतलब क्या होता है कि तुम देखो इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या इसमें कुछ डिफरेंट है, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसका जो माप है उसकी तुलना करने के लिए कहो। ये आपकी पहली एक्टिविटीज़ होगी। उसके बाद से आप क्या करोगे, एरिया को अच्छे से बताओगे, और इसमें बहुत से बच्चे सही बताएंगे, गलत बताएंगे, इससे बच्चा सीखता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब देखते हैं हम 55। अब ये देखिए इसमें लिखा है 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्णांक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं का यह गुणधर्म क्या कहलाता है। जो होल नंबर्स होते हैं, आपको पता है ना होल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4, तो ये इनका योग जो होता है ये एक पूर्णांक पूर्ण संख्या है, और इन पूर्ण संख्याओं का कौन सा गुणधर्म कहलाता है, तो ये है संवरक गुणधर्म। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो 55 का हो गया ऑप्शन नंबर 1 संवरक गुणधर्म। इंग्लिश में भी दिखा देती हूँ एक बार आप सभी को। देखिए कोई भी 2 होल नंबर्स है, उसका जो सम होता है वो क्या होता है, होल नंबर होता है, और ये प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, जिसे संवरक गुणधर्म बोलते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ऐसे याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। यहाँ पर भी देख लीजिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात हो रही है। अब इसमें देखिए क्या लिखा है कि गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्याएं एवं संख्या अवधारणा सिखाना और उच्चतर उद्देश्य मापन सिखाना है। आप बस इसलिए नहीं सिखाते हो कि आपको उच्चतर उद्देश्य सिखाना है, हम इसलिए कोई भी चीज़ सिखाते हैं कि बच्चे के जो है हायर जो चीज़ें होती हैं, हायर ऑब्जेक्टिव के लिए भी बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो। ये गलत हो गया। गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य परिशुद्ध परिकलन पढ़ाना और उच्चतर उद्देश्य कलन कैलकुलेशन पढ़ाना है। ये भी गलत, क्योंकि कैलकुलस इस चीज़ के लिए हम थोड़ी ना पढ़ाते हैं। गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या समाधान का कौशल विकसित करना है। एंड दिस इज राइट, जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको बच्चों के अंदर डेवलप करना है। और 4 देख लेते हैं एक बार कि इसका उद्देश्य क्या है, गणितीय भाषा को विकसित करना, और ये जो शब्द समस्या हल करना है, इबारती प्रश्न टाइप के, ये भी नहीं है। हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बच्चों में डेवलप करना है मैथमेटिक्स में। एंड दिस इज राइट। इंग्लिश में भी मैं आंसर आपको बता देती हूँ। देखो, नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इज टू डिवेलप न्यूमरेसी रिलेटेड, जो नंबर से रिलेटेड जो स्किल होता है, एंड हायर एम इज टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सो दिस इज राइट। हायर एम के लिए अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप ही नहीं किया तो बच्चा आगे जाकर मैथ कैसे पढ़ पाएगा। आपको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप करनी चाहिए। अब ये हमारा 57। देखिए 57 में लिखा है कि गणित कक्षा में किस पर बल होना चाहिए। अच्छा, गणित की क्लास में आप किस पर बल दोगे, केवल गणित पे पढ़ाओगे, केवल लिख दिया, ये तो यहीं गलत हो गया। गणितीय प्रक्रियाएं एवं तर्क पर, गणितीय समस्याएं हल करने पर, या फिर ये लिखा है मानक गणितीय कलन विधि। ये मानक वर्ड भी गलत है, और एल्गोरिदम जिसे बोलते हैं, गणितीय कलन विधि का मतलब मैथमेटिक्स जो एल्गोरिदम वगैरह होते हैं, तो ये तो अपने आप में गलत है, मैंने बहुत बार ये आपको बताया है। तो इसमें क्या सही होगा आप खुद सोचिए।
और स्कोर मुझे आप सब बताना, मैं सबका स्कोर देखती हूँ। तो देखिए केवल वाला तो यहीं गलत हो गया। केवल समस्या और गणितीय समस्याएं हल करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि बच्चे के अंदर जो है लॉजिक लगाना ना आए, लॉजिक रीजनिंग है वो बच्चे के दिमाग में ना आए, तब तक वो मैथ को सॉल्व नहीं कर सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ये 58 नंबर का क्वेश्चन है कि एक कक्षा में अधिकांश छात्र कहते हैं कि 360 में अगर हम 55 को प्लस करते हैं तो क्या होगा। जनरली तो ये होना चाहिए ना 5 1 और एक हो जाएगा यहाँ पर 1 एंड 4, बट बच्चे ने क्या किया, यहाँ पर आप देखिए 5 तो उसने सही लिखा, 5 6 11 पूरा यहाँ लिख दिया, पूरा का पूरा नंबर ही लिख दिया है। तो ऐसा क्यों कर रहा है, यही पूछ रहा है। देखिए लिखा है कि इस भ्रांति को दूर करने के लिए कौन सी अवधारणा को दोहराना सबसे अच्छा होगा, क्या करने पे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जोड़ने के समय समूहीकरण जो रीग्रुपिंग करते हैं, सीधी गिनती, उसको सीधा गिनती ही बता दो, 3 अंक की संख्याओं का जोड़ योग। जब वो 3 अंक की संख्याएं, जो ये देखिए यहाँ पर भी तो वही चीज़ हो रहा है ना, तो जब यहीं पर गलती कर रहा है तो फिर दोबारा से आप 3 अंक की संख्याओं से क्या ही सिखा लोगे, ये गलत हो जाएगा। एकाएकी संगति, ये भी गलत होगी कि उसी की संगति वाले और क्वेश्चंस उसको प्रैक्टिस करने के लिए दे दो। सबसे बेस्ट क्या है कि आप ये करो, एडिशन में रीग्रुपिंग कराओ, क्योंकि रीग्रुपिंग करने से क्या होगा कि बच्चे के अंदर जो है ये कन्फ्यूज़न आप इसको दूर कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट। इंग्लिश में भी मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर देखिए बेस्ट पूछा था ना, मिसकंसेप्शन दूर करना है। देखिए रिवाइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट विल बी बेस्ट रेमेडिएट, सबसे बढ़िया क्या होगा, एडिशन विद रीग्रुपिंग। एडिशन कराइए किसके साथ, रीग्रुपिंग के। फॉरवर्ड काउंटिंग नहीं होगा, 3 डिजिट तो बिल्कुल भी नहीं, 2 डिजिट वो वाला कर नहीं पा रहा है, और ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ये भी नहीं होगा। जब भी आपको कहीं पर भी ऐसा एग्जाम में मिले तो हमेशा यही टिक करना। इसको सीटेट ने भी सही आंसर माना था। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। पुनर्समूहीकरण का मतलब यही होता है, सिंपल सा, कि आप क्या कर रहे हो कि ये इसने गलत कर दिया तो एक बार उसको दोबारा से समूह में करके ऐसे सिखाने की कोशिश करो जोड़ने के समय। अब ये देखिए हमारा 59 है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है तो नहीं पे एकदम हमेशा ध्यान देना, मैंने कई बार बोला है एग्जाम में जब भी नहीं आए तो 2 सेकंड का पॉज लो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब ये देखिए गणित एक ऐसा विषय है जो अधिकांश अमूर्त अवधारणाओं से बना है। ऑफ कोर्स इसमें आपको खुद के बहुत ज़्यादा रीजनिंग लॉजिक बहुत लगाना होता है, ऐसा नहीं है कि आप सामने सामने से कर लो, अपने दिमाग में आप खेलते हो क्वेश्चंस के साथ, तो ये तो ऑफ कोर्स है। दूसरा देखिए गणित समस्याओं के समाधान पर पहुंचने का सिर्फ एक सही तरीका होता है। ये एक जो वर्ड आया ना, सिर्फ, मैंने कल आपको ईवीएस का भी टैग वर्ड भेजा था, उसमें भी मैंने बताया था केवल, मात्र, सिर्फ, ही, ये सारे क्या है, नेगेटिव वर्ड हैं, और ये इसको सही करता है। तो ये हमारा यहीं पर मिल गया, तो नीचे भी हम नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि नीचे वाली चीज़ें सही हैं। तो ये हमारा गलत पूछा था तो गलत वाला बता दिया हमने। चलो एक बार ये भी बता ही देती हूँ, जो लोग पढ़ या लिख नहीं सकते उन्हें भी गणितीय ज्ञान होता है। ऑफ कोर्स आपने देखा होगा कि जो लोग सब्जी वगैरह जो बेचते हैं उन्हें तो इवन उनका कैलकुलेशन तो हमसे भी ज़्यादा फास्ट होता है, तो ऑफ कोर्स होता है। 4 देखिए गणित के अधिकांश उपशाखाओं में अंतर संबंध होते हैं। यस, जो भी गणित में आप अलजेब्रा पढ़ते हो, अरिथमेटिक पढ़ते हो, ये सब क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं। तो 4 भी सही है। गलत केवल यही है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 लिख दिया है। अब ये हमारा 60 क्वेश्चन और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सो दैट आपका सीटेट अच्छे नंबर से क्लियर हो जाए। इसमें लिखा है कि किसका नाम ज्यामिति विकास के एक मॉडल से जुड़ा है जो बच्चों की ज्यामिति तर्क के स्तरों का वर्णन करता है। इतना आसान क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक एक भी नहीं होगा। ये सबसे इजी क्वेश्चन इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये देखिए ज्यामिति तर्क, और आपको पता है ये किसने दिया है, वैन हीले। और वैन हीले से क्वेश्चंस 100% श्योर है, इनके स्टेजेस वगैरह आप ध्यान करके याद करके ही जाना। तो ये थी आज की क्लास, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। प्रीवियस जो भी क्लासेस हैं वो आप साथ में देखते रहिए। पूरे रात में एसएसटी की क्लास होती ही है, अगर आपका एसएसटी का सब्जेक्ट हो तो वो भी कर लीजिएगा। एंड आपको एक और क्लास देखने को मिली ही होगी ईवीएस की भी, तो ईवीएस का भी क्लास आप जरूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।